शरिया काउंसिल के जरिए इशू किया गया खुलानामा, वन साइडेड खुलानामा को दे दी है तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहर। कौन से जजमेंट में और कौन से बेसिस पे, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। इसलिए मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि खुलानामा को लेकर अदारे शरिया, अदारे काउंसिल या जितने भी ऐसे अदारे हैं और काजी के पावर्स को लेकर मेरी एक सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ का पहला वीडियो ऑलरेडी इशू हो चुका है। उसके अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की कि जितने भी हमारे यहाँ पे शरिया काउंसिल्स हैं, अदारे शरिया है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स मुसलमानों के बीच में होते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके पावर्स किस हद तक हैं, इसका ये दूसरा वीडियो है व्यूअर्स, जिसके अंदर मैं आपके सामने तेलंगाना हाई कोर्ट का एक जजमेंट लेकर आई हूँ जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी खुलानामा को। जी हाँ, वो खुलानामा जो वन साइडेड बनाया गया था एक शरिया काउंसिल के जरिए। ये जजमेंट हाल ही का जजमेंट है व्यूअर्स, 2025 का। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि हस्बैंड एंड वाइफ थे, दोनों ही मुस्लिम थे। इन दोनों के बीच में कुछ अनबन सी हो जाती है, वाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म होते हैं, वो बीमार हो जाती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। हॉस्पिटल के बाद वो सीधा जाती है अपने मायके। मायके जाने के बाद वो डिमांड करने लगती है खुला का, अपने शौहर को कहती है कि मुझे तलाक दे दे और मेरे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से मुझे आज़ाद कर दे। लेकिन शौहर उसे तलाक देने से इनकार कर देता है, खुला से भी इनकार कर देता है। तो ये जाती है सदाए हक शरिया काउंसिल के सामने। जो काउंसिल था सदाए हक शरई काउंसिल, इसने कुछ नोटिस इशू किए हस्बैंड को, ये कह के कि आपके खिलाफ हमारे यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हुआ है, आप आइए और अपनी जो भी बातें हमारे सामने रखिए, हम आपका मैटर जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे ही नोटिस मिलती है, हस्बैंड एक रिप्लाई लेकर आता है शरई काउंसिल के सामने। उस रिप्लाई में सिर्फ वो इतना लिखता है कि आप लोगों को कोई पावर नहीं है ये मैटर को सॉल्व करने का, यानी कि जिसको हम ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट कहते हैं। तो वो ज्यूरिसडिक्शन पॉइंट जो है हस्बैंड उठाता है शरई काउंसिल के सामने। व्यूअर्स, कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी कई फ़ोन आते हैं जिसके अंदर हस्बैंड इग्नोर कर देते हैं इस तरीके के कोई भी लेटर्स को या इस तरीके के कोई भी नोटिस को। आपको ये नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि आपको अपने साइड के भी कुछ ना कुछ रिप्लाई लिखने हैं, अपने साइड के भी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप अपने वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहते तो ये भी आपको उसके अंदर लिखना है कि आप डिवोर्स नहीं देना चाहते, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लेकिन ये गलती कर दी यहाँ पर हस्बैंड ने, जिसने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन ना करते हुए सीधा कह दिया कि यू डोंट हैव जुरिडिक्शन टू सॉर्ट आउट दिस इशू। ये लेटर देने के बाद हस्बैंड एक बार भी वो काउंसिल की मीटिंग में नहीं आया। इसके बाद भी नोटिस इशू हुई, लेकिन उस बाद की नोटिस में भी वो आया नहीं। जितने भी उन लोगों ने तैयारियां कर रखी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई। इसके बाद शरई काउंसिल ने एक सर्टिफिकेट इशू किया, खुलानामा, वन साइडेड खुलानामा इशू किया और कह दिया कि नाउ आपका डिवोर्स हो चुका है। जैसे ये खुलानामा इशू हो जाता है, हस्बैंड को पता चलता है, हस्बैंड तुरंत एक पिटीशन डालता है फैमिली कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग दैट खुलानामा। अब इसके अंदर फैमिली कोर्ट सारी चीज़ें देखने के बाद हस्बैंड के ये पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये खुला बिल्कुल सही है। और ये डिसाइड करते वक्त फैमिली कोर्ट कुछ एक पॉइंट्स देता है ये बताने के लिए कि जब भी ऐसा कोई खुलानामा आए तो ये खुलानामा वैलिड है या नहीं है, ये कैसे पता चले। फैमिली कोर्ट ने दिए 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं कि जब भी वाइफ को अगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना या उसे खुला चाहिए तो सबसे पहले उसे रिकंसीलिएशन करने की कोशिश करनी होगी, यानी कि मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी होगी। पहले वो एक मीटिंग बैठेगी, अगर वो मीटिंग फेल हो जाती है तो वाइफ अपने हस्बैंड से खुला मांग सकती है। अब मांगने के वक्त वाइफ एक ऑफ़र दे सकती है कि अगर आप मुझे तलाक दे देते हैं, आप अगर इस खुला के लिए राज़ी हो जाते हैं तो मैं अपना हक़ महर माफ़ करती हूँ या अपने कुछ मेंटेनेंस माफ़ करती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑफ़र या हर खुलानामा में ये ऑफ़र हो, बग़ैर ऑफ़र के भी खुला वैलिड होता है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हस्बैंड, नॉट नेसेसरी कि हस्बैंड का कंसेंट हो, अगर हस्बैंड कंसेंट नहीं देता है तो भी खुला हो जाता है क्योंकि वाइफ को साथ में नहीं रहना। अगर हस्बैंड, इसके बाद का पॉइंट ये है कि अगर हस्बैंड खुला के लिए राज़ी नहीं होता है और साथ में कोई चीज़ इन राइटिंग नहीं देता है तो वाइफ बाकायदा किसी भी अदारे शरिया के सामने या कोई भी इस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के सामने या काजी के सामने जाके खुलानामा इशू करवा सकती है।
उसके बाद का पॉइंट, अगर हस्बैंड को उस खुलानामा के ऊपर कोई भी एतराज़ है या उस सर्टिफिकेट के ऊपर एतराज़ है तो वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि ये सारे मैटर के अंदर फैमिली कोर्ट का जो व्यू होगा वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और वही सुपरसीड होगा, यानी कि वही कायम रहेगा। ये पॉइंट्स बताते हुए फैमिली कोर्ट ने उसका पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। अब ये पिटीशन रिजेक्ट होने के बाद हस्बैंड जाता है हाई कोर्ट में, तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने। तेलंगाना हाई कोर्ट ये कहता है कि ये जो पॉइंट्स रखे गए इसके कुछ पॉइंट्स जो है हम नहीं मानते। उन्होंने अपनी तरफ से और कुछ अलग पॉइंट्स बताए, कहा कि अगर राज़ी हो जाता है, अगर ये पॉइंट्स अगर आते हैं तो खुलानामा वैलिड होगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहा गया कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ, ऑब्वियसली सबसे पहले इन दोनों के बीच में सेटलमेंट होने की कोशिश की जाएगी। सेटलमेंट नहीं होता है तो वाइफ जो है उसको राज़ी करेगी कि वो आप मुझे खुला दे दें और ख़त्म कर दें। अगर दोनों ही पार्टी खुला के लिए रेडी है तो वो अदारे शरिया के पास जाएगी, मुफ्ती के पास जाएगी। गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक, या तो हस्बैंड एंड वाइफ तैयार हैं, दूसरे में हस्बैंड एंड वाइफ तैयार नहीं है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ खुला के लिए, डिवोर्स के लिए तैयार हैं तो वो मुफ्ती, अदारे शरिया जैसे लोग काउंसिल्स के पास जाएंगे और फतवा जारी करेंगे कि हमने तलाक, इसने तो फतवा ये तरीके का होगा कि वाइफ ने खुला मांगा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम दोनों के बीच में तलाक हो गई, अभी आप हमें बताइए कि हमारा निकाह बाकी रहा या नहीं रहा। अब इसके बाद मुफ्ती जो होंगे वो अपना फतवा देंगे, या ये अदारे शरिया जो है ये अपना फतवा देगी और ये कहेगी कि हाँ आपका डिवोर्स हो गया है, ख़त्म, इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल केसेस ख़त्म हो चुके। दूसरा एक ऐसा सिनेरियो है, समझ लीजिए कि हस्बैंड एग्री नहीं होता है तलाक के लिए या खुला के लिए, तो वाइफ अदारे शरिया या मुफ्ती के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी काजी के पास और काजी को बोलेगी कि मेरा तलाक नहीं हो रहा क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है मुझे तलाक नहीं दे रहा और मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो काजी कज़ा देगा, कज़ा का मतलब होता है जजमेंट और काजी का लिटरल मीनिंग होता है जज। तो वो एक तरीके का जजमेंट देगा और कहेगा कि ये रीज़न से मैं ये शादी को डिक्लेयर करता हूँ कि ये शादी नहीं रही, अब इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल केस ख़त्म हो चुका। ये चीज़ जो है वो काजी देगा। और उसके बाद वाला ये पॉइंट है कि ये जो खुला है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द राइट ऑफ डिवोर्स गिवन टू द हस्बैंड। इस्लाम में जो दोनों के राइट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के राइट्स इक्वल तरीके से माने गए हैं। तलाक के मामले में भी दोनों के राइट्स इक्वल तरीके से माने गए हैं। जिस तरीके से हस्बैंड को पूरा राइट है कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे, उसी तरीके से वाइफ को भी पूरा राइट दिया गया कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले और अब उसको अगर उसके साथ नहीं रहना तो बाकायदा अपनी ज़िंदगी का मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म कर सकती है। तो इसीलिए हस्बैंड की जो हामी है, जो उसका क्या कहते हैं, उसके राज़ी होना ये ज़रूरी नहीं है, उसके बग़ैर भी तलाक हो जाएगी। ये इसके बाद का पॉइंट। और जिस तरीके से तलाक के लिए ज़रूरी होता है कि उन दोनों के बीच में पहले एक कंसीलिएशन हो, पहले एक मीडिएशन हो, दोनों को एक मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश हो, वही चीज़ खुला में भी एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे ये लोग दोनों अपने मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक मीडिएशन की नोटिस जाए, उन दोनों के बीच में एक मीटिंग बैठे। मुस्लिम डिवोर्स को लेकर भी मेरे वीडियोज़ हैं व्यूअर्स, आप उसमें भी देख लीजिएगा, मैंने उसके अंदर सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। इसके बाद जब ये जो तलाक हो जाएगा या जो भी वो खुलानामा इशू हो जाएगा, उस पर अगर हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हस्बैंड को एतराज़ है तो वो फैमिली कोर्ट में जाए और पिटीशन फाइल करे। फैमिली कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि मीडिएशन के बाद, नोटिस के बाद जो वाइफ का डिमांड था डिवोर्स का, क्या वो वैलिड था, क्या ये जो सर्कमस्टेंसेस में दिया गया जो खुला है क्या ये वैलिड है, और उसके बाद जो है वो अपना डिसीजन देगा। अब ये प्रेजेंट केस के अंदर क्या हुआ, प्रेजेंट केस के अंदर जो हस्बैंड था उसने सिर्फ इतना कहा कि इन लोगों को जुरिडिक्शन ही नहीं है, यानी कि जो अदारा शरिया है इनको जुरिडिक्शन ही नहीं है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए या इस तरीके का कोई भी मामला हैंडल करने के लिए। इसके अलावा उसने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा, उसको मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा मौका दिया गया था। मीटिंग बिठाई गई थी, वो मीटिंग में भी आया नहीं और चीज़ों को अटेंड नहीं किया। तो यहाँ पर इनकी मीडिएशन फेल हो गई। वाइफ को पूरा राइट था डिवोर्स लेने का और उसे डिवोर्स मिल गया, यानी कि उसे खुला मिल गया। देखिए, डिवोर्स और खुला एक्चुअली दोनों के सेम इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, डिवोर्स एंड खुला।
तो इस बेसिस पे उसका जो पिटीशन था, यानी कि हाई कोर्ट के सामने हस्बैंड का पिटीशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। व्यूअर्स, ये तो एक हुआ जजमेंट। इसके बाद एक जजमेंट है, वो है मद्रास हाई कोर्ट का। वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। उसके अंदर भी बहुत से प्रोविजंस देखे गए हैं, बहुत से जजमेंट्स देखे गए। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा गया था और ये डिलीवर किया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट तेलंगाना में एप्लीकेबल है। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट मद्रास, जो पूरा स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, वहाँ पर ही एप्लीकेबल है। इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी, और वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं कंक्लूजन भी आपको दूंगी। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।